पति के गुजर जाने के बाद आशा ने अकेले ही अपने बेटे की परवरिश की थी। अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए आशा ने अपनी सारी जमीन और गहने बेच डाले थे ताकि उसका बेटा रोहित बड़ा होकर कुछ बन सके। रोहित ने भी बचपन से अपनी माँ को मेहनत मजदूरी करते पाया था, इसलिए वो अपनी पढ़ाई पर काफी ध्यान भी दिया करता था। ऐसे ही एक दिन, माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरे बेटे की खुशी का राज क्या है? माँ, आपके बेटे की बेंगलोर में जॉब लग चुकी है और कंपनी की ही तरफ से हमें घर भी मिल रहा है। मुझे 2 दिन के अंदर अंदर जाना होगा, इसलिए जल्दी से आप अपना और मेरा सामान पैक कर लो। नहीं बेटा, मैं तेरे साथ बैंगलोर नहीं जा सकती। तू जा, मैंने तुझे पढ़ाने के लिए काफी लोगों से कर्जा लिया है और जब तक वो कर्जा पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। माँ, हर महीने में पैसे भेजता रहूंगा, सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे और हम अपना एक घर भी तो छोड़कर जा रहे हैं ना। मैं सबसे बात कर लूंगा, आप बस सामान पैक करो। रोहित अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वो कभी भी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए रोहित अपने साथ अपनी माँ को बैंगलोर ले जाता है। वो कंपनी में दिन रात मेहनत करता है। उसकी इस मेहनत से ऑफिस की मालकिन की बेटी नतारा रोहित से खुश हो जाती है। और एक दिन, रोहित, सच में तुम बहुत मेहनती हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी सैलरी और पोस्ट दोनों बढ़ाने की सोची है। थैंक यू मैम, आपको मेरी मेहनत और काम की कदर है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। रोहित, तुम जैसे एम्प्लॉइज मुझे अपने ऑफिस में चाहिए, पर तुम जैसे एम्प्लॉइज बहुत कम मिलते हैं। हमारे पूरे ऑफिस में तो तुम ऐसे एक ही हो जिसकी वजह से हमारी कंपनी ने इतनी तरक्की की है। भला जिसकी वजह से हमारी कंपनी इतनी तरक्की कर रही है, मैं उसे कैसे नजरअंदाज कर सकती हूँ? इस तरह से 6 महीने के अंदर अंदर रोहित कंपनी का सीनियर मैनेजर बन जाता है। अब पूरी कंपनी एक तरफ से रोहित के हाथों में ही थी। ये देखकर आशा को भी बहुत अच्छा लगता है, तो वहीं दूसरी ओर नतारा भी रोहित को पसंद करने लगती है। रोहित, तुम्हारी वजह से हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी और तरक्की करेगी। मैडम, इस कंपनी ने मेरे सभी सपनों को पूरा किया है, इसलिए मैं पूरी जी जान लगा दूंगा इस कंपनी को 7वें आसमान तक पहुंचाने के लिए। मुझे तुम्हारा यही अंदाज पसंद है। अच्छा, क्या आज तुम मेरे साथ 7 स्टार होटल में चलोगे डिनर करने के लिए? अब मैं चला जाता, पर घर पर मेरी माँ अकेली है, वो मेरे बिना खाना नहीं खाती। प्लीज रोहित, मना मत करो। नतारा रोहित को काफी कन्विंस करती है, जिसके बाद रोहित नतारा को मना नहीं कर पाता और उसके साथ रेस्टोरेंट चला जाता है, जहाँ नतारा ने एक बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, जिसमें नतारा काफी सुंदर लग रही थी। कहीं न कहीं मन ही मन रोहित भी नतारा को पसंद करता था, और जब नतारा रोहित से अपने दिल की बात करती है तो रोहित उसके इस प्रपोजल को मना नहीं कर पाता। मुझे तुम बहुत पसंद हो रोहित। मुझे तुमसे कब प्यार हो गया मुझे खुद ही पता नहीं चला। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी के मालिक की बेटी मुझसे प्यार करती है। वैसे मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस कभी कह नहीं पाया। अब दोनों अपने अपने घर जाते हैं और अपनी फैमिली को एक दूसरे के बारे में बता देते हैं। पर आशा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। उसकी खुशी उसके बेटे में थी, इसलिए आशा इस शादी के लिए हाँ कर देती है। बहुत जल्द नतारा और रोहित की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी नतारा बिल्कुल नहीं बदलती और वो अपनी सास को जरा से भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी सास गांव की औरतों जैसी बनकर रहती थी। ऐसे ही एक दिन, बहू, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब तुम्हारी सास या माँ, जो भी समझो तुम, सब कुछ मैं हूँ। और इस तरह से रात रात भर तुम घर नहीं आओगी, छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमोगी, रोज रात को ऐसे ड्रिंक करोगी, तो कैसे चलेगा सब कुछ? और क्या सोचेंगे सब लोग तुम्हारे बारे में? सासू माँ, ये आपका गांव नहीं बेंगलुरु है, एक बहुत अच्छा शहर, और मैं इस शहर की सबसे अमीर लड़की हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपकी बहू बनी, इसीलिए आप मुझ पर ये बंदिशें ना लगाएं। बहू, अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम मेरे घर की इज्जत हो। मैंने कल देखा था कि तुम कुछ लड़कों के साथ नशे की हालत में घर आई थी, और वो भी इन छोटे छोटे कपड़ों में। अगर रोहित को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? रोहित कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि वो आपकी तरह पुराना सोच वाला नहीं है और उसे सब पता है। और जिन लड़कों की आप बात कर रही है ना, वो मेरे दोस्त हैं, सो प्लीज उनके बारे में इस तरह की घटिया बातें मत करो। नतारा अपनी सास को भला बुरा सुनाकर वहाँ से चली जाती है और शाम होते ही शॉर्ट ड्रेस डालकर अपने बिगड़े दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चली जाती है। पर रात को जब नतारा पार्टी करके घर आती है तो उसके बिगड़े हुए दोस्त उसके नशे में होने का फायदा उठाते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। ये क्या बदतमीजी है? तुम लोग मुझे ऐसे नहीं छू सकते। तुम जानते हो ना, मैं इस शहर की सबसे अमीर लड़की हूँ और शादीशुदा भी।
अरे हम लोगों को अपने आगे पीछे घुमाकर तूने अपने ऑफिस के मैनेजर से शादी कर ली। हम जैसे लड़कों का क्या, हम तो तेरे साथ रहना चाहते थे। और देख, शादी करने के बाद भी तू हमारे साथ घूम रही है और खुद को शरीफ बता रही है। नतारा के सभी दोस्त उसके साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। ये सब कुछ आशा देख लेती है और हाथों में डंडा लेकर आती है। मेरी बहू को हाथ लगाने की जरूरत कैसे हुई तुम सबकी? और भाग जाओ यहाँ से, वरना इतना मारूंगी ना तुम लोगों को कि भगवान के पास पहुँच जाओगे। अरे लगता है ये बुढ़िया पागल हो गई है। चलो भागो यहाँ से। अपने लिए अपनी सास को लड़ता देख नतारा की नजरें शर्म से झुक जाती है, पर आशा अपनी बहू को कुछ भला बुरा नहीं कहती और उसका साथ देती है। ये देखकर नतारा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी सास से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की, आपकी इज्जत को दांव पर लगाया, फिर भी आपने अपनी इस अय्याश बहू की मदद की। खबरदार बहू, अगर तूने फिर से अपने मुंह से ऐसे गंदे शब्द का इस्तेमाल किया खुद के लिए तो देख, तुझे अपनी गलती का अंदाजा हो गया और क्या ही चाहिए। अगर बच्चा अपनी गलती से सीख ले लेता है ना तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे ना अपनी अमीर बहू पे बहुत ज्यादा नाज है। उसे शादी का मतलब पता है। बहू, मैंने देखा है कि जब तेरे बदतमीज दोस्त तेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे तो तूने कैसे सबको जवाब दिया कि तू शादीशुदा है। अपनी सास की बात सुनकर नतारा अपनी सास को गले से लगा लेती है, जिसके बाद फिर कभी नतारा इस तरह की हरकतें नहीं करती और अब एक संस्कारी बहू की तरह बनकर रहती है और अपनी सास की सारी बातें भी मानती है। इस तरह से दोनों सास बहू बिना किसी शिकायत के एक साथ रहती हैं। सुनीता ने अभी अभी अपने छोटे बेटे अर्जुन की शादी खुशी नाम की लड़की से करवाई थी। खुशी सच में एक खुशमिजाज लड़की थी जो घर का सारा काम करना जानती थी, पर ये क्या, खुशी को खाना बनाना नहीं आता। अब ऐसे ही ये बात सुनीता को पता चलती है। वो खुशी से कहती है, क्या बहू, तेरी माँ ने तुझे घर के सारे काम सिखाए पर तुझे खाना बनाना नहीं आता? जी माँ जी। चल कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तू घर का सारा काम कर लेना। बड़ी बहू मुस्कान खाना बना लिया करेगी। अभी मैं जाकर बड़ी बहू को बता देती हूँ। इतना बोलकर सुनीता अपनी बड़ी बहू मुस्कान को सारी बात बताती है और उससे कहती है, देख बड़ी बहू, छोटी बहू को खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए किचन तुझे ही संभालना पड़ेगा। और तू फिक्र मत कर, घर के सारे काम उसे करने आते हैं, वो बाकी के काम कर लेगी, तू किचन संभाल लेना। छोटी बहू पूरा घर संभाल लेगी। ठीक है माँ जी, जैसा आपका हो। अच्छा माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, जब से मुस्कान की शादी हुई है तब से घर में रोटियां ही बन रही है। क्यों ना आज मैं दाल चावल रोटी सब्जी और मीठे में कुछ बना लूं। ठीक है बहू, तुझे जो ठीक लगे तू वो कर। अरे आज तो दीदी घर में इतने सब कुछ बनाने जा रही है। अगर दीदी ने मेरे लिए 5 रोटी के बदले 2 ही रोटी बनाई तो मैं तो भूखी ही रह जाऊंगी। एक काम करती हूँ, किचन में जाकर दीदी से कह देती हूँ कि मेरे लिए 5 रोटियां अलग से बना दे। अब क्या था, अब सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं और खुशी किचन में जाकर अपनी जेठानी से कहती है, मुस्कान दीदी, मैं क्या कह रही थी, जिसके लिए जितना खाना बनाना ना आपको उतना बना लीजिए, पर मेरे लिए ना 5 रोटी अलग से बना कर रख देना। मैं खाने में 5 रोटी खाती हूँ। 5 रोटी? पर वो क्यों खुशी? बस ऐसे ही दीदी, मैं 5 रोटी से 1 रोटी कम नहीं खाती हूँ, ना ही 1 रोटी ज्यादा। मेरा तो फिक्स है 5 रोटी, इसलिए आप ना मेरे लिए 5 ही रोटी बना दीजिए। ठीक है, मैं बना दूंगी। तुम जाकर एक काम करो, माँ जी के पैर दबा दो, आज ना उनके पैरों में बहुत दर्द है। मुस्कान के कहने पर खुशी अपने सास के कमरे में चली जाती है और अपनी सास के पैर दबाने लगती है। रात में सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ खुशी अपने हिस्से की 5 रोटी निकालकर खाने लगती है। अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं और खुशी हमेशा ही अपने लिए 5 रोटी स्पेशल बनवाया करती। दीदी याद है ना आपको मेरी 5 रोटी? आपने मेरी 5 रोटी बनाकर रख दी ना अलग से। अब मैं काम करने जा रही हूँ। 5 रोटी का ऑर्डर तो ये मुझ पर ऐसे झाड़ती है जैसे कि मैं इसके घर की नौकरानी हूँ और ये मेरी मालकिन। और इसकी 5 रोटियाँ, दिल तो करता एक बार में पांचों की 5 रोटियाँ इसके मुंह में ठूस दूं। क्या हुआ दीदी, आप मेरी 5 रोटियाँ तो बना दोगी ना? हाँ खुशी, तुम जाओ आराम से, घर का काम कर लो, मैं हूँ ना यहाँ, तुम्हारी 5 रोटी बनाने के लिए खड़ी हुई है ना। खुशी अपने घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सब साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं तब मुस्कान कुछ रोटियां लेकर आती है और खुशी से कहती है, खुशी, घर में आटा खत्म हो गया था, थोड़ा सा बचा था तो मैंने उसकी 2 रोटी बना ली। 2 दिन से रजत और अर्जुन चावल ही खा रहे हैं, इसीलिए आज इन्हें भी रोटी खा लेने दो। आज सबके हिस्से की 2-2 रोटियां बनी, आज तुम थोड़ी एडजस्टमेंट कर लो ना।
दीदी पूरा घर जानता है कि मैं सिर्फ 5 रोटियां खाती हूँ, 5 रोटियों के अलावा कुछ नहीं। चावल तो मेरे गले के नीचे भी नहीं उतरता, फिर मैं चावल कैसे खाऊंगी? एक काम कीजिए, आप और माँ जी अपनी रोटी से कटौती कर लीजिए, मैं अपनी रोटियों से कटौती नहीं करने वाली। खुशी, एक ही दिन की तो बात है, तुम छोटे बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हो? दीदी मैं जिद नहीं, आप जिद कर रही हो। इस घर में सबको पता है कि मैं तीनों टाइम 5 रोटी खाती हूँ, 5 रोटी से 1 रोटी कम और ज्यादा नहीं। फिर आप मेरे हिस्से की रोटियाँ घर वालों को क्यों दे रही है? बाकी लोग चावल भी खा लेते हैं ना। खुशी, हद होती है, तुम 5 रोटी के लिए ऐसे लड़ाई कर रही हो जैसे मैं तुमसे तुम्हारा खजाना छीन रही हूँ। आखिर 5 रोटी के लिए तुम अपनी जेठानी से ऐसे कैसे बहस कर सकती हो? दीदी इन 5 रोटियों से ही मेरा पेट भरता है, अगर मैं 2 रोटी खाऊंगी तो मैं भूखी रह जाऊंगी। इस तरह से रोटी को लेकर दोनों देवरानी जेठानी में बहस होने लगती है। ये सब देखकर अर्जुन और रजत परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद रजत अपनी बीवी मुस्कान से कहता है, मुस्कान, जब तुम जानती हो कि खुशी 5 रोटी ही खाती है तो तुम्हें पहले उसके लिए 5 रोटी बनाकर अलग से रख देना चाहिए था। उसके बाद हमारे लिए रोटी बनाती, और अगर आटा ही खत्म हो गया था तो तुम मुझे कह देती, मैं आटा ले आता। रजत जी, मेरे दिमाग से निकल गया था, मैंने अभी जब देखा तो आटा बिल्कुल थोड़ा ही बचा था। और वैसे भी अगर खुशी थोड़ी एडजस्टमेंट करना सीख जाएगी ना तो ये उसी के लिए अच्छा होगा। भैया भाभी पर बेकार ही नाराज हो रहे हैं, जबकि सारी गलती खुशी की है। खुशी, तुम देवरानी हो ना कि जेठानी, फिर भी तुम मेरी भाभी से इस तरह से बदतमीजी से बात कर रही हो। भाभी हमेशा तुम्हें तुम्हारे हिस्से की 5 रोटियां खिलाती हैं, फिर भी आज तुम उनसे जुबान चला रही हो। तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। दीदी मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो, पर मुझे मेरे हिस्से की 5 रोटी दे दो। खुशी की बात सुनकर मुस्कान गुस्से में सारी रोटी खुशी को दे देती है, जिसमें से खुशी अपनी 5 रोटी निकालकर प्लेट में रख लेती है और वहां से खाकर चली जाती है। पर खुशी की हरकत घर में अब किसी को बर्दाश्त नहीं होती और इसलिए सुनीता एक फैसला लेती है और वो अपने बेटे बहू के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर चलने को कहती है। बेटा बहुत भूख लग रही है, आगे चल के तू किसी होटल पे गाड़ी रोक देना, हम सब वहीं खाना खा लेंगे। ठीक है माँ। कुछ देर बाद रजत एक होटल पर जाता है जहाँ खाने में सिर्फ चावल और साउथ इंडियन डिश थी। यहाँ पर रोटी का नामो निशान नहीं था। खाना ऑर्डर करने पर खाना आता है तो खुशी बेटर से कहती है, वेटर खाने में सब कुछ है सिवाय रोटी के, आप मेरे लिए 5 रोटी बनाकर ला दीजिए। माफ करना मैडम, पर यहाँ रोटी नहीं मिलती। इसीलिए कहते हैं बहू हम तुझे कि तू कुछ और खाना भी सीख जा। अब तुझे तो आदत है सिर्फ 5 रोटी खाने की। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 1 हफ्ता तो यहाँ कैसे बिताएगी। ये साउथ इंडिया है, यहाँ रोटी कम मिलती है। खुशी को कुछ समझ नहीं आता, उसे भूख बहुत तेज लगी थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी साउथ इंडियन डिश खा लेती है। इसी तरह से 1 हफ्ते बीत जाते हैं और जब खुशी घर आती है तो वो अपने परिवार वालों के साथ खाना खाने के लिए बैठती है और इस बार वो अपने हिस्से की 5 रोटी ना लेकर वही खाना खाती है जो घर वाले खाते हैं। देखा बहू, 10 दिन साउथ इंडिया में रहने से तूने चावल खाए और चावल से तेरा पेट भरने लगा। अब तुझे पेट भरने के लिए सिर्फ 5 रोटियां नहीं खानी पड़ेंगी। ये आपका प्लान जो था माँ, सक्सेसफुल तो होना ही था। हैरान मत हो खुशी, माँ जानबूझकर तुम्हें इतने दिनों के लिए साउथ इंडिया ले गई थी ताकि तुम वहाँ चावल और चावल से बनी चीजें खाओ, ताकि तुम्हारी 5 रोटी खाने की आदत खत्म हो सके। तुम्हें नहीं पता खुशी, पर तुम्हारी इस हरकत से पूरा घर परेशान हो चुका था। घर वालों की ये बात सुनकर खुशी बहुत खुश होती है कि उसने भी इन कुछ दिनों में 5 रोटी के अलावा और भी कुछ खाना सीख लिया था। सुनीता अपने बेटे आयुष को स्कूल जाने के लिए रेडी कर रही होती है कि तभी उसकी स्कूल बस आ जाती है और सुनीता आयुष से बोलती है, स्कूल की बस भी आ गई और तुम अब तक तैयार नहीं हुए। अब जल्दी से जूते पहनो और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। मम्मी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। अच्छे बच्चे ऐसी बात नहीं करते, अच्छे बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। चलो चुपचाप से अब स्कूल चलो, तुम अच्छे बच्चे हो ना? हाँ, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, पर फिर भी आज मुझे स्कूल नहीं जाना। अब सुनीता आयुष को जबरदस्त स्कूल बस में बैठाने के लिए ले जाती है, जहाँ आयुष की टीचर को ना देख सुनीता को थोड़ी हैरानी होती है, क्योंकि आज आयुष की टीचर की जगह कोई और दूसरी लड़की थी। किसी और को स्कूल बस में देखकर सुनीता टीचर से बोलती है, आप स्कूल में नहीं आई हैं क्या? क्योंकि आज से पहले इस बस में मैंने आपको कभी नहीं देखा। हमेशा इस स्कूल बस में आयुष की क्लास टीचर परी मैडम ही होती थी। वो अब कभी नहीं आएंगी। कभी नहीं आएंगी से आपका क्या मतलब है? कुछ हुआ है क्या उन्हें? मेरा मतलब है कि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, उनकी शादी होने वाली है ना, तो उनकी जगह पर अब से मैं आया करूँगी। अच्छा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, अब हमें चलना चाहिए। पर आयुष की टीचर तो शादीशुदा है, कुछ तो गड़बड़ है।
इतना बोलकर टीचर बस ड्राइवर को बस चलाने का इशारा करती है, परंतु यह क्या, आज बस ड्राइवर की जगह कोई लेडी थी जो बस चला रही थी। यह देखकर सुनीता को थोड़ा आश्चर्य होता है। बस जब चल पड़ती है तो सुनीता बस के शीशे में देखती है कि जो औरत बस चला रही होती है उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। उसका भयानक चेहरा मानो जैसे सुनीता की आंखों में बस गया हो। सुनीता को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो घर जाते ही अपने पंडित जी को फोन करती है। तो वहीं दूसरी ओर आयुष की बस स्कूल में पहुंच जाती है, जहां आज स्कूल चपरासी की जगह एक औरत चपरासन थी। देर बाद सभी बच्चे स्कूल के ग्राउंड में जमा होते हैं, जहां प्रिंसिपल की जगह कोई डरावने से चेहरे की औरत खड़ी होती है। वह ताली बजाकर सभी टीचरों को और स्कूल के स्टाफ को ग्राउंड में आने का आदेश देती है। समय हो चुका है तुम सबका यहाँ पर एक साथ खड़े होने का, तो मेरी सभी प्यारी बहनों स्कूल ग्राउंड में आ जाओ, ताकि इन बच्चों को भी पता चल सके कि अब ये स्कूल हमारा है। प्रिंसिपल मैडम जी, हमारी प्रिंसिपल जी कहाँ गए? और आज 11 बज चुके हैं, अब तक स्कूल में प्रार्थना नहीं हुई। और आप सब कौन हो? अब इस स्कूल में सुबह के समय कोई प्रार्थना नहीं होगी और तुम्हारे स्कूल के सभी टीचर, प्रिंसिपल, गार्ड, चपरासी को हमने हमेशा के लिए छुट्टी दे दी है। वो भगवान के घर में है, तो अब तुम सभी बच्चों को एक एक करके उन्हीं के पास जाना है। इतना बोलकर वह सारी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैलों को अपने स्कूल में देखकर सभी बच्चे बहुत बुरी तरह डर जाते हैं और रोने लगते हैं। हम चुड़ैलों ने मिलकर इस स्कूल पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए अब तुम सब बच्चों को वही करना होगा जो हम कहेंगे, वही पढ़ना होगा जो हम कहेंगे और वही खाना होगा जो हम बोलेंगे। तो चलो आज स्कूल का पहला दिन शुरू करते हैं। तो आज की शुरुआत करेंगे हम इस प्यारे से बच्चे से। तो बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। तो राहुल बेटा, जाओ और अपने बेस्ट फ्रेंड को मार डालो। तो सभी बच्चे देखना कि राहुल कैसे अपने बेस्ट फ्रेंड को मारेगा। आज का तुम्हारा ये लेसन नंबर 1 है, जिसमें तुम सब सीखोगे कि चुड़ैलों को खुश करने के लिए इंसान कैसे एक इंसान को मारते हैं। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं मार सकता, हमें जाने दो। राहुल अपने टेस्ट में फेल हो चुका है। तो अब बेटा राहुल, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारे लंच का समय हो चुका है और हमें बहुत भूख लगी है। और हम चुड़ैलों को इंसानी मांस बहुत पसंद है, वो भी ताज़ा मांस जैसे तुम्हारा है। इतना बोलकर वह चुड़ैल राहुल नाम के उस बच्चे को मार डालती है और सभी चुड़ैलें मिलकर जानवरों की तरह राहुल की लाश को खाने लगती हैं। यह नज़ारा देख सभी बच्चों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सभी बच्चे खुद को बचाने के लिए कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेते हैं। परंतु चुड़ैल अपनी शक्तियों से उस कमरे में आ जाती है और सभी बच्चों को डराते हुए बोलती है, अब ये स्कूल हमारा है और तुम सभी बच्चे हमारा भोजन। अब हमें अपनी भोजन की तलाश के लिए यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा। इसीलिए हमने स्कूल पर ही कब्जा कर लिया। तो बच्चों, आज से तुम अपने घर नहीं जाओगे, अब यही तुम्हारा घर है। तो मैडम चुड़ैल, अब आप मुझे बताइए कि हमारा रात का डिनर कौन सा बच्चा बनेगा? प्रिंसिपल चुड़ैल मैम, अब हमारा अगला बच्चा वही होगा जो हमारी बात नहीं मानेगा। जहाँ चुड़ैल स्कूल के ऊपर कब्जा करके एक एक बच्चे की जान ले रही थी, तो वहीं सुनीता आयुष के सभी दोस्तों के घर फोन करती है और उनकी माओ से स्कूल में हो रहे हादसे के बारे में बताती है, जिस पर अनिकेत नाम के एक बच्चे की माँ सुनीता से बोलती है, सुनीता बहन, तुम इतने दावे के साथ कैसे बोल सकती हो कि स्कूल पर चुड़ैलों ने कब्जा कर लिया है? बहन, मैंने अपनी आंखों से देखा। जब वो बस चली तब उस बस के अंदर बैठी हुई औरत जो कि बस चला रही थी, वो कोई साधारण इंसान नहीं लग रही थी, एक चुड़ैल थी। मुझे शक हुआ और मैंने इस बारे में अपने गुरुजी से बात की। उन्होंने भी मुझे कहा कि हमारे बच्चों की जान खतरे में है, हम सभी को स्कूल जाकर अपने बच्चों को बचाना होगा। मैं बाबा के साथ स्कूल पहुंच रही हूँ, तुम भी किसी तांत्रिक बाबा के साथ स्कूल में आ जाओ, क्योंकि हो ना हो स्कूल में बहुत सारी चुड़ैलें होंगी। जिसके बाद अनिकेत की माँ भी अपने किसी तांत्रिक बाबा से बात करती है, जिसके बाद उसे भी सुनीता की बात पर विश्वास हो जाता है। अब सभी बच्चों की माँ अपने साथ बाबा को ले जाती है, जहाँ बाबा स्कूल के बाहर मिलकर एक रेखा बनाते हैं, जिसमें से कुछ बाबा बाहर बैठकर हवन की तैयारी करने लगते हैं, तो कुछ बाबा बच्चों की माँ के साथ स्कूल के अंदर जाते हैं। जैसे ही बाबा स्कूल के अंदर जाते हैं, सारी चुड़ैलें एक साथ दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं, इन बाबाओं के साथ स्कूल में आकर तुम सभी माओं ने बहुत बड़ी गलती करी है। तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारे बच्चे और ये स्कूल हमारे कब्जे में है। अगर इन बाबा ने हमें कैद करने की या हमें मारने की कोशिश की तो हम तुम्हारे बच्चों को भी मार डालेंगे। दुष्ट चुड़ैल, मार तो तुम उन बच्चों को वैसे भी दोगी,
इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ कि तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ, अपनी दुनिया में चली जाओ। इस स्कूल और इन बच्चों को छोड़ दो। हम चुड़ैल कहीं नहीं जाएंगे, ये बच्चे हमारे महीने भर का खाना है। नहीं जाओगी तो तुम सभी चुड़ैलों को हम बाबाओं के हाथों मरना होगा। अब सभी बाबा मिलकर यज्ञ शुरू करते हैं और जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं, जिससे चुड़ैलों के कानों से खून निकलने लगता है। बाबा ये मंत्र बंद कर दे, नहीं तो हम सब मिलकर तुझे मार डालेंगे। तुम चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जिस तरह से तुमने इस स्कूल पर कब्जा किया था, उसी तरह से हम बाबा ने मिलकर तुम चुड़ैलों के ऊपर कब्जा कर लिया है। अब कुछ ही क्षण में तुम सारी चुड़ैलें अपनी अपनी दुनिया में पहुंच जाओगी। जिसके बाद यज्ञ का धुआं बढ़ जाता है और जैसे ही वह धुआं चुड़ैलों के ऊपर जाता है, सारी चुड़ैलें अपनी दुनिया में पहुंच जाती हैं। जिसके बाद वह चुड़ैल अपनी दुनिया से कभी भी इंसानी दुनिया में नहीं आ पाती और इस तरह से वह स्कूल और स्कूल के सारे बच्चे चुड़ैलों के कब्जे से आजाद हो जाते हैं।